यह वीडियो क्लास 11th के मैथ्स का है और आज के लेक्चर में हम बेसिकली फंक्शंस के ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को हमने किस तरह से बनाए हैं लेक्चर को बिना स्किप करके देखें, और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो आप यह समझ लेना कि आपने फंक्शंस के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया है। क्योंकि आज के लेक्चर में मैं फंक्शंस के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखें और इसके बाद आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज का यह फंक्शंस का लास्ट लेक्चर। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं यह मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन बेसिकली अभी तक हमने आपको जितने भी फंक्शंस अब तक पढ़ाया है वह सब के सब एक्सप्लिसिट फंक्शंस के कैटेगरी में आते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहने का मतलब अगर y और x दो वेरिएबल हैं जिसमें x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह डिपेंड करता है किस पे, x पे। इट डिपेंड्स ऑन x, इट डिपेंड्स ऑन x। तो अगर y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे, तो हम इसे लिखते हैं y इक्वल्स टू fx। इसे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू fx, जहाँ f फंक्शन है, मतलब यहाँ पर y फंक्शन है वेरिएबल x में। और अगर y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू जो एक्सप्रेशन दिया जाता है उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिखता है, मतलब y को अगर एक्सप्रेस किया गया है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म में, तो इस केस में यह जो फंक्शन है जो कि y वेरिएबल x में कहलाता है, यह एक एक्सप्लिसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यह एक्सप्लिसिट फंक्शन को शो करता है। जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में अगर एक्सप्रेस किए जाएंगे तो उस केस में फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। तो इस तरह के फंक्शंस ही हमने अभी तक पढ़े हैं, जैसे इस तरह से y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x³ -5/7। ठीक है, तो यहाँ पर y एग्जैक्टली सिंगल वेरिएबल x के टर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है, इसमें भी y सिंगल वेरिएबल x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो इस तरह के फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और यहीं पे एक दूसरा कैटेगरी आता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो इस केस में y और x दोनों वेरिएबल हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट इस केस में y को एग्जैक्टली सिंगल वेरिएबल x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, या उसका जो एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस केस में y एग्जैक्टली x के टर्म में नहीं लिखा गया है, नहीं दिया गया है। तो इस केस में जो फंक्शन होगा वह इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन इसका मिलेगा, x² xy + y² इक्वल्स टू, अगर हम मान लेते हैं 0, तो यहाँ पर अगर हम y के वैल्यू को निकालें, ठीक है, अगर हम y का वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकालना चाहें कि y के लिए एक्सप्रेशन, तो हमें यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे टर्म RHS में शिफ्ट करने होंगे, बट अल्टीमेटली हमें यहाँ पर y का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सिंगल वेरिएबल x के टर्म में यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो फंक्शन होगा वह एक इम्प्लिसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर इस तरह से होंगे f(x,y), मतलब इसके एक्सप्रेशन में वेरिएबल x और y दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, एग्जैक्टली x के टर्म में यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन नहीं लिखे जा सकेंगे। तो इस तरह के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का यूज़ अभी तक आपको क्लास 11th में
दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है। हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शंस के आपको थोड़े से यूज़ क्लास 12 के कैलकुलस में जब हम डिफरेंशिएशन को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेशंस हमें मालूम करने होते हैं, तो वहीं पे आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में हमें नहीं जाना है। तो हम यहाँ पर अब क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं। आपके सामने यह क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, जिसमें डायरेक्ट f(x) का वैल्यू नहीं दिया गया है। यहाँ पे f ऑफ x माइनस 1/3 की वैल्यू दी गई है 3 - 7x। फिर हमें यहाँ पर f(x) की वैल्यू क्या होगी, मतलब f(x) का एक्सप्रेशन क्या होगा वो मालूम करना है। और अगर f(x) का एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है तो फिर f3 और f2 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो f(x) का किस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे वो आप यहाँ पर देखें। फिर इस तरह के एक क्वेश्चन अभी हम और लिखेंगे, तो उसे आप इसको पहले अच्छे से देख लें, उसे आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर दिया गया है f ऑफ x माइनस 1/3 3 - 7x, तो यहाँ पर अगर f(x) सिंगल x नहीं दिया जाता है, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाता है, तो इस तरह को इस पूरे टर्म को हम कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट x माइनस 1/3 इक्वल्स टू t। अब x का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं t के टर्म में, तो x इक्वल्स टू t प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर इस x के वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे और इस x माइनस 1/3 को रिप्लेस कर देंगे t से, पुटिंग 1। ठीक है, तो f इस x माइनस 1/3 को हम यहाँ पर किससे रिप्लेस करेंगे, t से। और यहाँ पर 3 को हम 3 लिखते हैं -7, और यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाला है t के टर्म में t प्लस 1/3 से, t प्लस 1/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ft 3 - 7 इंटू t 7t और -7/3। ठीक है, तो ft यहाँ पे 3 3 जा 9 -7 मिलके, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 -7 2/3 -7t। तो ft हमें मिल चुका है। अब हमें f(x) निकालना है, तो यहाँ पर f(x) मतलब t को हमने रिप्लेस किया है x से, तो यहाँ पर भी हमें रिप्लेस करना होगा t से। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्यों लिखे हैं, ब्रैकेट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2/3 -7x, तो f(x) का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हम इस f(x) के वैल्यू को यूज़ करके f3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर f3 2/3 -7 इंटू x की वैल्यू यहाँ पर 3। ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे 2, 7 3 जा 21 और 21 3 जा 63, तो यहाँ पर -61/3 होगा। ठीक है, इसी तरह से f2 भी निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप f2 निकाल लें। ठीक है, तो f2 यहाँ पर हो जाएगा 2/3 -7 इंटू 2, फिर से एलसीएम 3 लेंगे, तो यहाँ पे 2 7 2 जा 14 3 जा 42, तो यहाँ पे -40/3। ठीक है, तो f2 आपने निकाला होगा जिसका आंसर -40/3 आया होगा। ओके, एक और क्वेश्चन हम इस तरह का आपको बता रहे हैं, तो मेरे बनाने से पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके खुद से बनाएंगे, फिर मेरा सॉल्यूशंस आप मैच करके अपने आंसर को मिला लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अगर f(x - 5/2 + x) इस तरह से है और दिया गया है 3 - 5x/2, इवेलुएट f(x). ठीक है, क्वेश्चन हमने दे दिया है, आप इसको पॉज करके खुद से f(x) का वैल्यू निकालें। उसके बाद हम यहाँ पर जो वीडियो में इसका सॉल्यूशन हमने बताया है उसको चेक करके आप अपना आंसर को मिला लें। ठीक है, सिंस f(x - 5/2
2 प्लस एक्स इक्वल्स टू दिया गया है 3 माइनस 5x/2। तो फिर से हम इसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट इसको 1 मान लेते हैं। लेट x माइनस 5/2 प्लस एक्स, इसे हम t एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम x का वैल्यू t के टर्म में निकालेंगे। तो पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x माइनस 5 t इंटू 2t प्लस एक्स टी। इस एक्स टी वाले टर्म को हम इधर लाते हैं x, तो एक्स टी इधर आएगा तो माइनस एक्स टी, और इस माइनस 5 को हम उधर भेजते हैं 2t प्लस 5। ठीक है, इन दोनों से हम x कॉमन लेते हैं 1 माइनस t 2t प्लस 5। अब x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो जो हो जाएगा x इक्वल्स टू 2t प्लस 5, और यह इनटू है, दूसरी ओर जाने पर डिवीज़न होगा। ठीक है, अब इसे पुट कर देते हैं किसमें, 1 में। इसमें पुट करते हैं 1 में, तो f इस पूरे एक्सप्रेशन को हम t से रिप्लेस करेंगे और इसमें x के जगह पे हम यह रखेंगे। तो सबसे पहले 3 माइनस 5 इंटू एक्स का यह वैल्यू, तो इसे ब्रैकेट में यूज़ करते हैं 2t प्लस 5 बाय 1 माइनस टी बाय 1 माइनस टी। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 टाइम्स 1 माइनस टी माइनस 5 टाइम्स 2t प्लस 5 बाय 1 माइनस टी। ठीक है, 1 माइनस टी, और ये 3 माइनस 5x बाई 2 होगा यहाँ पे, सॉरी यह यहाँ पर नीचे 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह एलसीएम कितना हो गया हमारा, यह एलसीएम 1 माइनस टी और नीचे 2 है, तो 2 इंटू 1 माइनस टी, ये दोनों मिलकर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ टी 3 1 जो 3 माइनस 3 इंटू टी माइनस 3t, फिर माइनस 5 2 जो 10t, और माइनस 5 इंटू प्लस 5 माइनस 25 बाय 2 टाइम्स 1 माइनस टी। तो अल्टीमेटली हमारा यह माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13t और माइनस 25 प्लस 3 माइनस 22, 2 माइनस कॉमन ले लेते हैं t माइनस 1, फिर ऊपर से हम माइनस कॉमन लेंगे, इसको कैंसिल करा देंगे। तो एफ टी यह हमारा 13t प्लस 22 बाय माइनस 2 इंटू टी माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब एफ टी का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो एफ एक्स हमें निकालना है। तो देयरफॉर एफ एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स 13x प्लस 22 बाई 2 टाइम्स x माइनस 1। आई होप आपका यह आंसर आया होगा। ठीक है, अगर आपने पॉज करके बनाया है तो इसे आप मिला लें, आपका आंसर भी यही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 पे 5 दिया गया है, फिर इसी फंक्शन f का वैल्यू -1 पे 10 दिया गया है और 1 पे 6 दिया गया है। फिर कहा गया है यह f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 में। ठीक है, ऑफ सेकेंड डिग्री 2 में है, तो हमें f(x) का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट f(x), अब चूंकि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री सेकेंड डिग्री मतलब 2 है, तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब देख सकते हैं यह एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है और यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये टर्म ही क्या हो जाएगा, ये टर्म वैनिश हो जाएगा, तो फिर यह तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारा एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर a b c, अब इन 3 कांस्टेंट का वैल्यू मालूम करना है, जो कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू दिए गए हैं इसे यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। तो सिंस f(0) दिया गया है 5, अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे हम 0 को रखेंगे, तो यहाँ पर a टाइम्स 0², ठीक है, फिर b टाइम्स x की वैल्यू फिर से 0 और प्लस c,
इक्वल टू 5, तो यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा c। तो c की वैल्यू हमें मिल चुका है, 5 है। फिर फंक्शन की वैल्यू -1 पे 10 दिया गया है, तो इसको हम फिर से यूज़ करते हैं। f -1 10 दिया गया है, तो इसमें हम फिर से x के प्लेस पे -1 रखेंगे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो a इंटू -1 का स्क्वायर एंड b इंटू -1 प्लस c 10। अब c का वैल्यू 5 यहाँ पर आ ही चुका है, तो हम इस c के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। यह -1 का स्क्वायर 1 इंटू a होगा, b इंटू -1 माइनस b होगा, और c का वैल्यू यहाँ पर 5 रखते हैं। तो a माइनस b, इस 5 को उधर भेजेंगे तो 10 - 5। तो a और b में एक इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब लास्ट में फिर हम फंक्शन का वैल्यू 1 पे 6 दिया गया है, इसे यूज़ करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो सिंस फंक्शन की वैल्यू 1 पे 6 दिया गया है, तो इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे 1 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। देयरफॉर a इंटू 1 स्क्वायर, फिर b इंटू एक्स, तो b इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 6। तो a इंटू 1 स्क्वायर, यह a प्लस b, और c का वैल्यू हम 5 निकाले हैं, इसको रख देते हैं। तो a प्लस b इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 a माइनस b 5 दिया गया है और a प्लस b 1 दिया गया है, यह कैंसिल हो जाएगा। 2a की वैल्यू 6 होगा। ठीक है, 2a की वैल्यू 6 होगा, तो देयरफॉर a की वैल्यू 3। ठीक है, a प्लस a 2a, इसका वैल्यू 6 है, तो a का वैल्यू 3 होगा। अब इस a का वैल्यू 3 हम रख देते हैं 2 में। देयरफॉर फ्रॉम 2 a प्लस b 1 है, a का वैल्यू 3 है, तो a के प्लेस पे हम 3 और प्लस b 1 रखेंगे, तो b का वैल्यू यहाँ पर -2 होगा। अब हमें a, b और c सारे कांस्टेंट के वैल्यू यहाँ पर मिल चुके हैं। अब ये सारे कांस्टेंट के वैल्यू हम इस f(x) के एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो देयरफॉर f(x) जो कि ax² प्लस bx प्लस c है, तो a का वैल्यू कितना आया है 3x², b का वैल्यू -2, इसको इधर लिखते हैं। a का वैल्यू 3 आया है, तो 3x², b का वैल्यू -2 आया है, तो b इंटू एक्स -2 इंटू एक्स, और c का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 5, तो 5 रखते हैं। तो देयरफॉर f(x) 3x² -2x प्लस 5। ठीक है, यह हमारा फंक्शन का यहाँ पर वैल्यू मिल चुका है। ओके, यह क्वेश्चन भी पिछली क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें f का वैल्यू सेट में, मतलब सेट के फॉर्म में दिया गया है। मतलब f यह 1, मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 पे 1 है, फिर फंक्शन का वैल्यू 2 पे 3 है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे -1 है, और फंक्शन का वैल्यू -1 पे -3 है। और फंक्शन यहाँ पर इंटीजर से इंटीजर में दिया गया है, और यह एक लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पिछली बार यह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सेकेंड डिग्री था, मतलब डिग्री 2 था, मतलब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 फंक्शन कहा जाता है, और यहाँ पर लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन मतलब f(x) का एक्सप्रेशन एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जब भी एक फंक्शन का एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसे लीनियर फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो हम फिर से यहाँ पर इसे लेट कर लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू ax प्लस b। अब देख सकते हैं यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल कुछ इस तरह का होता है, 3x - 8 1/2x 5 - 3x प्लस 7। लीनियर पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। तो आप देख सकते हैं यह पॉलिनोमियल है, यह सब पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। तो यहाँ पर यह जनरल फॉर्म इसका ax प्लस b होगा, जिसमें a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, और a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, और a और b कांस्टेंट है, a एंड b आर कांस्टेंट्स। तो हमें इसमें a और b का वैल्यू अब फाइंड करके रख देना है, तो हमारा f(x) का एक्सप्रेशन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है,
इसके लिए हम यह यूज़ करेंगे, तो सिंस इसको यूज़ करते हैं 0, -1 बिलोंग्स टू f, तो देयरफॉर f0 इक्वल्स टू -1। तो f0 निकालने के लिए हम इसमें पुट करेंगे x के जगह पे 0, तो a इंटू 0 प्लस b इक्वल्स टू -1। तो इससे हमें b का वैल्यू मिल गया। हम यह भी रख सकते थे, इससे भी हमें मिल जाता, बट a और b में हमें इक्वेशन मिलता। तो हमने 0 इस जानबूझ के यहाँ पर रखा है ताकि a टाइम्स 0 होने पर a हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब a निकालने के लिए इसमें से किसी को भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, चूँकि हमें b का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है। तो इसे रखते हैं, तो सिंस 1, 1 बिलोंग्स टू f, देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 होगा। अब f1 1 है, तो इसमें हम x के प्लेस पे 1 रखेंगे, a इंटू 1 प्लस b, ठीक है। और ये 1 दिया गया है, a b का वैल्यू -1 आया है, तो a का वैल्यू 2 हो गया। अब a और b का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो fx का हमें एक्सप्रेशन दिखाई देगा। देयरफॉर fx जो ax प्लस b है, fx a का वैल्यू 2 निकाले हैं 2x और b का वैल्यू -1 है, यह इसका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में fx और gx का एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब दोनों फंक्शन का कॉमन डोमेन मालूम करना है ताकि यह दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन हो जाए, ठीक है। इक्वल फंक्शन के बारे में हमने आपको बताया है कि दो फंक्शन इक्वल तभी होते हैं जब सबसे पहले उनका डोमेन एक कॉमन डोमेन के लिए इक्वल होता है। डोमेन डिफरेंट भी होंगे तो मतलब f और g, अगर दो इक्वल फंक्शन होंगे तो इनके डोमेन में वो कॉमन एलिमेंट होंगे जिसके लिए f का वैल्यू और g का वैल्यू वो सारे नंबर पे आपस में इक्वल हों, ठीक है। तो सिंस fx इक्वल्स टू gx यहाँ पर हमें दिया गया है, दो फंक्शन इक्वल हैं तो fx इक्वल्स टू gx होगा, ठीक है। अब fx का एक्सप्रेशन दिया गया है x -1 इंटू x -6 इंटू x स्क्वायर -7x प्लस 10। gx का एक्सप्रेशन दिया गया है x -2 x -1 x प्लस 9, ठीक है। इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। x -1 x -6 और यह शायद हमारा x -2 इंटू x -5, x -2 इंटू x -5 करेंगे तो यह आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू x -2 इंटू x -1 इंटू x प्लस 9, ठीक है। अब सबको हम इस तरफ ले आते हैं, उसके बाद यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। x -1 x -6 इंटू x -2 इंटू x -5 इंटू x -2 इंटू x -5 माइनस x -2 इंटू x -1 इंटू x प्लस 9, ठीक है। इन दोनों से हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है x -2 फिर x -1, ठीक है। तो ये सारे टर्म तो हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर x -1 इंटू x -2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x -6 इंटू x -5 माइनस x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यह मिलेगा, ठीक है। अब दिस इंटू दिस 0 है, तो जानते हैं देयरफॉर x -1 0 और x -2 0 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर -5x -6x -11x और 30 -x प्लस 9 0, ठीक है। दिस इंटू दिस 0 होगा तो या तो ये 0 होगा, मतलब पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये अब जानते हैं। फिर x -2 0 होगा और एक इक्वेशन बनेगा दिस माइनस दिस, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो यह x स्क्वायर -11x प्लस 30 माइनस x -9 0 होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 x का वैल्यू 2
और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और 30 माइनस 9, यह 21 0 होगा। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा। x1 x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको यहाँ पर कर लेते हैं। x इक्वल्स टू फार्मूला होता है माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है -12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू सी, ठीक है, बाई 2a, यह 12 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और लिखते हैं यहाँ पर, x इक्वल्स टू +12 प्लस माइनस 144 और 21 इंटू 4 84/2, ठीक है। 12 प्लस माइनस यह हो जाएगा 8 और 4 12, ठीक है, /2। तो देयरफॉर यहाँ पर जो कॉमन वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक यहाँ पर दो वैल्यू हैं, 12 प्लस माइनस √228/2, ठीक है। तो यह चार वैल्यूज़ ऐसे हैं जिसके लिए ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से हमें इन दोनों फंक्शन का वैल्यू आपस में इक्वल होगा, उसके लिए हमें यह अननोन कांस्टेंट k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू gx और यहाँ पर f-4 इक्वल्स टू f-4। अगर f(x) और gx इक्वल होंगे तो यहाँ पर f-4 फंक्शन की वैल्यू -4 पे और फंक्शन f की वैल्यू -4 पे और फंक्शन g की वैल्यू -4 पे भी आपस में इक्वल होंगे। तो f-4 निकालेंगे हम इससे, -4 और g फंक्शन का वैल्यू -4 पे दिया गया है k, ठीक है। तो k का वैल्यू -8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो k का वैल्यू -8 होगा और बाकी यहाँ पर अगर x का वैल्यू -4 नहीं होगा तो हम जानते हैं gx का वैल्यू ये होगा, इससे निकलेगा, और उस केस में f(x) का वैल्यू ये, एक्सप्रेशन हमेशा आपस में इक्वल होगा, ठीक है। मतलब इफ़ f(h) डज नॉट इक्वल्स टू -4 तो f(x) -4 और gx का एक्सप्रेशन है यहाँ पर x² - 16/x + 4। x² - 16 को हम x + 4 इंटू x - 4 लिख सकते हैं और नीचे x + 4 है, यह कैंसिल हो जाएगा, x - 4। तो देयरफॉर f(x) और gx दोनों इक्वल हैं। चूँकि दोनों के एक्सप्रेशन यहाँ पर f(x) का एक्सप्रेशन भी है, हम देख सकते हैं x - 4 है, f(x) का एक्सप्रेशन x - 4 है और gx का एक्सप्रेशन भी यहाँ पर x - 4 है, ठीक है। तो k का वैल्यू -8 हो और बाकी हमेशा f(x) और gx ऑलवेज इक्वल होंगे जब x की वैल्यू -4 नहीं होगी। सिर्फ k इक्वल्स टू 4 पे ही हमारा यहाँ पर f(x) और gx का वैल्यू इक्वल होने के लिए -4, मतलब x का वैल्यू -4 पे f और g का वैल्यू इक्वल होने के लिए k का वैल्यू -8 होना चाहिए। बाकी सारे नंबर अदर देन -4 पर f(x) और gx का वैल्यू हमेशा इक्वल आएगा। तो इस तरह से हमें k का वैल्यू -8 होना चाहिए इस फंक्शन को आपस में इक्वल होने के लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ओके, यह क्वेश्चन भी एक यूनिक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि f सबसेट है रैशनल नंबर और इंटीजर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और f के अंडर जो ऑर्डर पर एलिमेंट्स हैं वह कुछ इस तरह के हैं, m/n, m और n दोनों ही इंटीजर हैं और n 0 के इक्वल्स नहीं है।
तो हमें यहाँ मालूम करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या f एक फंक्शन है रैशनल नंबर से इंटीजर की ओर, हमें इसका जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर सिंस m/n m यह बिलोंग कर रहा है f से, तो अगर यह फंक्शन होगा तो जानते हैं एवरी दिस का एक इमेज मिलेगा जिसका वैल्यू m होगा, मतलब m/n m। अगर यह फंक्शन होगा तो हमें f m/n का वैल्यू हमेशा m मिलेगा। क्या मिलेगा? m। अब जानते हैं कि एक ही एलिमेंट का फंक्शन होने के लिए यहाँ पर एक ही नंबर का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमें मालूम है कि m और n दोनों इंटीजर है। ठीक है, तो नाउ अगर हम f 8/2 तो m/n का m मिलता है, तो m/n जो ऊपर में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 8/2 का कितना मिलेगा? 8। बट हम जानते हैं f 8/2 एक्चुअल में 4 होता है, तो देयरफॉर f 4, मतलब 4 का इमेज इस फंक्शन, अगर यह फंक्शन है तो 4 का इमेज 8 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, f 16/4, फिर से f m/n, चूँकि m होता है तो फिर f 16/4 16 होगा, बट हम जानते हैं 16/4 4 होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने है कि यहाँ पर 4 इस फंक्शन के थ्रू अपना इमेज 8 ले रहा है, दूसरे केस में यही 4 इसी फंक्शन के थ्रू अपना इमेज 16 ले रहा है। तो फंक्शन में जानते हैं कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है, बट यहाँ पे एक एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज। इस तरह से हम 4 के और भी इमेजेस निकाल सकते हैं। तो सिंस 4 हैज़ मोर देन 1 इमेज, किसी भी एक नंबर का एक से अधिक इमेज या फंक्शन के केस में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया है कि एवरी फंक्शन के लिए डोमेन का एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज को डोमेन में होता है। तो यह तो डोमेन में रहा होगा, तो डोमेन का एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए था। यहाँ पर 2 इमेज है, एक बार 8 है, एक बार 16 है, और भी हम आगे निकाल सकते हैं। 16/4 के जगह पे हम 20/5 लेंगे। ठीक है, 20/5 का 20 होगा, मतलब फिर से 4 का 20 हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन, यह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, यह क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि f(x × y) = f(x × fy) फॉर ऑल x एंड y। ठीक है, हमें f1 का वैल्यू निकालना है, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि f0 का वैल्यू 0 के इक्वल्स नहीं है। उसे अगर हम f0 का वैल्यू 0 निकालते हैं, अगर आ जाता है तो उसे हमें इग्नोर करना है, क्योंकि f0 का वैल्यू 0 यहाँ पर नहीं है, यह क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, तो सिंस सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है f(x × y) = f(x × fy). ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 0 × 1 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर f(x) के जगह पे टेक यहाँ पे हम लिख देते हैं x 0 लेते हैं और y लेते हैं 1। x को जब 0 लेंगे, y को 1 लेंगे, तो यहाँ पर x के जगह पे 0 × 1, और बोलता है f(x × y) f(x × fy) होता है। तो यहाँ पर f0 × f1। ठीक है, अब 0 × 1 या तो f0 × 1 या तो 0 ही हो जाएगा, और इसे इधर ले आते हैं f0 × f1, इधर 0 होगा। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों से कॉमन आ रहा है f0। तो f0 कॉमन अगर हम लेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। f0 हमने कॉमन ही निकाल लिया, तो यहाँ पे हमें f1 मिलेगा और इक्वल्स टू 0। अब दिस इंटू दिस 0, तो या तो देयरफॉर f0 इक्वल्स टू 0 और 1 - f1 इक्वल्स टू 0। 1 - f1 इक्वल्स टू 0, तो 1 - f1 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर 1 इक्वल्स टू f1। देयरफॉर
बट हमें यहाँ पर एक f0 का वैल्यू 0 आया है, तो इसे तो हमें इग्नोर करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर f0 का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। बट हमें यहाँ पर लिखना होगा f0 डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 नहीं है, यह हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो देयरफॉर f1 इक्वल्स टू 1, फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो इसलिए f1 का वैल्यू 1 होगा ताकि यह टर्म, ठीक है, 0 हो जाए। या 0 नहीं रख सकते हैं, यह क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना होगा, 1 होगा, ओके। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है f(x) का वैल्यू मॉडुलस ऑफ x बाई x जब x डज नॉट इक्वल्स टू 0 शो करना है f अल्फ़ा माइनस f माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस 2 होगा जब अल्फ़ा 0 नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम इसे निकालते हैं, सिंस f अल्फ़ा माइनस f ऑफ माइनस अल्फ़ा, तो f अल्फ़ा f(x) दिया है मॉडुलस ऑफ x बाय x, तो f अल्फ़ा कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। उसी तरह से f माइनस अल्फ़ा, x के प्लेस पे माइनस अल्फ़ा यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस अल्फ़ा बाय माइनस अल्फ़ा। अब यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस को अल्फ़ा का मॉडुलस लिखा है, क्यों, चूँकि जानते हैं मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ माइनस x बराबर होता है, +2 का मॉड निकालें या -2 का मॉड निकालें, दोनों तो 2 ही होना है, ठीक है। तो माइनस अल्फ़ा का मॉड को हमने अल्फ़ा का मॉड लिखा है और यह माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब यह दोनों सेम है तो इसे हम ट्वाइस मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा बाय अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर f अल्फ़ा माइनस f माइनस अल्फ़ा, इसका एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब अल्फ़ा यहाँ पर 0 नहीं है, तो अल्फ़ा अगर 0 नहीं है तो या तो अल्फ़ा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो दो केस में हम इसे निकालते हैं। तो व्हेन अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, अल्फ़ा अगर पॉजिटिव होगा तो देन अल्फ़ा का मॉडुलस अल्फ़ा होगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं कि मॉडुलस ऑफ x होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, 0 होता है जब x खुद 0 होता है, नहीं तो -x होता है जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शंस के बारे में हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे मॉड के इनसाइड अल्फ़ा है और अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर f अल्फ़ा माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, f अल्फ़ा माइनस f माइनस अल्फ़ा 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x, और मॉडुलस ऑफ x को हम रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा से, 2 इंटू अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस, व्हेन अल्फ़ा लेस देन 0 देन मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा होगा, चूँकि अल्फ़ा इस पर लेस देन 0 है, तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x होता है, तो मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा होगा। तो देयरफॉर f अल्फ़ा माइनस f माइनस अल्फ़ा 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, और जानते हैं यह कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस बार -2, ठीक है। बट हमें यहाँ पर f अल्फ़ा माइनस f माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस 2 लाना है, यह प्रूव करना है। तो 9 f अल्फ़ा माइनस f माइनस अल्फ़ा का मॉड, तो f अल्फ़ा माइनस f माइनस अल्फ़ा जब अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 था तो 2, और अल्फ़ा लेस देन 0 था तो इसका वैल्यू -2 आया था, तो कहने का मतलब -2 का मॉड और +2 का मॉड, मतलब इसका मॉडुलस का मतलब या तो 2 का मॉड या -2 का मॉड, मतलब 2, +2 का मॉड भी 2 होगा और -2 का मॉड भी 2 ही होता है। तो यह प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट इसका सिंप्लीफिकेशन आपको सोच समझ कर करना है, ठीक है। f(x) दिया गया है और हमें प्रूव करना है इसका वैल्यू 1/2 होगा, और फिर f ऑफ f(x) का वैल्यू -1/x होगा। तो पहले हम इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर f(x) स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है।
एफ एक्स दिया है 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब एल एच एस यहाँ पर एफ एक्स इंटू एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स का वैल्यू यह पूरा एक्सप्रेशन रखेंगे 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, एफ एक्स स्क्वायर यह लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस, फिर एफ एक्स का वैल्यू लिखेंगे पहले, एफ एक्स का वैल्यू पहले लिखते हैं 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, फिर इस एफ एक्स का वैल्यू का होल स्क्वायर करना है, तो लो हमने ब्रैकेट में डाल के इसे होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स, अच्छा ये एलसीएम तो लेना नहीं, बीच में इंटू है, तो 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं बाय, यहाँ पर यह 1, इस ब्रैकेट को अगर ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर यह दोनों कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखा जाए तो एलसीएम 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, 1 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। अब देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार ऐड हुआ है, तो इसे हम 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ट्वाइस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यह कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है, आ चुका है RHS, ठीक है। पहला पार्ट तो हमारा आसानी से यहाँ पर आ चुका है, अब दूसरे पार्ट को हम यहाँ पर फिर से प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट को प्रूव को देखें, दूसरा पार्ट यहाँ पर f ऑफ एफ एक्स LHS लिखते हैं, f ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का एक्सप्रेशन यह है, इसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अब f के थ्रू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स इसका वैल्यू निकालना है, तो हमें एफ एक्स के एक्सप्रेशन में फिर से x के प्लेस पे वो यह पूरा रखना होगा, क्योंकि f के बगल में ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पर आएगा वो वेरिएबल x का वैल्यू होगा, और हमें इस नए वेरिएबल के लिए एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसके एक्सप्रेशन में हमें यहाँ पर जो x का नया वैल्यू है उसको रखकर सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स, तो x का यह पूरा का पूरा x का वैल्यू है, नया वैल्यू है, तो इसको रखते हैं 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स बाय, फिर 1 फिर माइनस, और फिर से x का वैल्यू इसको रखते हैं 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अब ऊपर का एलसीएम 1 माइनस एक्स होगा, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स, ठीक है। नीचे का एलसीएम 1 माइनस एक्स होगा 1 माइनस एक्स, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और बाहर में ब्रैकेट के बाहर माइनस है 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो यह नीचे का 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में यह x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 और 1 मिलकर 2, और नीचे 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे -1 माइनस एक्स,
ठीक है, 1 1 कैंसिल, 2y माइनस 2x, तो यह मिलकर दोनों मिलकर कितना हो जाएगा -1/x। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा RHS आ चुका है। ठीक है, इसको सबसे पहले आप पॉज करके बनाएं, नहीं बनता है तो फिर हम मतलब आप इसके सॉल्यूशंस को देख लें। ठीक है, आप अगर खुद से बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस तो फिर आपका फंक्शंस के अंडर सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन f(x = b टाइम्स x माइनस a बाई b माइनस a प्लस a टाइम्स x माइनस b बाई a माइनस b शो करना है f ऑफ a प्लस b = f ऑफ a प्लस f ऑफ b। ठीक है, LHS निकालते हैं। सबसे पहले f(x) दिया गया है b टाइम्स x माइनस a बाई b माइनस a प्लस a टाइम्स x माइनस b बाई a माइनस b। तो देयरफॉर f ऑफ a प्लस b, जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे हम a प्लस b रखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो b टाइम्स x के प्लेस पे a प्लस b माइनस a बाय b माइनस a, फिर प्लस a, फिर x के प्लेस पे a प्लस b माइनस b बाय a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a कैंसिल हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर b टाइम्स, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर b और b कैंसिल हो जाएगा तो b इंटू b। ठीक है, और इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर a माइनस b, यहाँ पर a इंटू a बाय a माइनस b। ठीक है, अब a स्क्वायर बाय a माइनस b, इसे लिख सकते हैं a इंटू a, पहले इस टर्म को लिखते हैं a स्क्वायर बाय a माइनस b, और यहाँ पे ऊपर में b स्क्वायर लेकिन नीचे माइनस है, ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बाय a माइनस b। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a माइनस b। ठीक है, a माइनस b एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a माइनस b होगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b बाय a माइनस b लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हमें a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो हमें f a प्लस b जो कि LHS है, इसका वैल्यू हमें यहाँ पर अल्टीमेटली a प्लस b, ठीक है, मिला है। देयरफॉर f a प्लस b का वैल्यू a प्लस b आया है। ठीक है, अब f ऑफ a प्लस f ऑफ b इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 9 f ऑफ a प्लस f ऑफ b, तो f ऑफ a निकालने के लिए हमें f(x) के एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे a रखना होगा। ठीक है, रखते हैं b, ठीक है, b और x के प्लेस पे a माइनस a बाय b माइनस a प्लस फिर a, फिर x के प्लेस पे a माइनस b बाय a माइनस b। ठीक है, या तो fa का वैल्यू हो गया, अब fb का वैल्यू फिर इसी एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे हमें b रखना होगा, तो b टाइम्स b माइनस a बाय b माइनस a प्लस a टाइम्स b माइनस b बाय a माइनस b। ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा, चूँकि 0 इंटू बी 0 बाई b माइनस a 0 हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो यह 0 हो जाएगा 0, और यहाँ पर a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस a, दूसरा ब्रैकेट में हमें b माइनस a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा b, और यह a इंटू 0 बाय a माइनस b, 0 तो a प्लस b। देयरफॉर f a प्लस f b इक्वल्स टू a प्लस b, तो f a प्लस f b इसकी वैल्यू भी a प्लस b यहाँ पर आई है, और f a प्लस b की वैल्यू भी a प्लस b आई है, तो इस तरह से दोनों यहाँ पर इक्वल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू f a प्लस f b, प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखने में आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बस इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि यहाँ ब्रैकेट के इनसाइड कुछ भी आएगा तो वह
एक्स वेरिएबल एक्स के एक नए वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और उसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बट यहाँ पर जो भी एफ एक्स का एक्सप्रेशन दिया रहता है उसमें वेरिएबल एक्स के जगह पे ये नए वैल्यू को रखकर सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स दिया गया है। सो करना है एफ वाई की वैल्यू एक्स होगा। ठीक है, सिंस एफ एक्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स दिया गया है, एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई जहाँ जहाँ एक्स से वाई रखते हैं 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर 1 माइनस वाई आप देख सकते हैं, वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, वाई इक्वल्स टू इस एफ एक्स को हटा दे तो वाई इक्वल्स टू यह दिया गया है। तो इसमें हम वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई के इस वैल्यू से। ठीक है, तो 1 माइनस वाई के प्लेस पे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, फिर 1 बाय फिर एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब एलसीएम लेते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, आसानी से एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम 1 प्लस एक्स, 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे फिर 1 प्लस एक्स, 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और यह एक्स एक्स कैंसिल हो चुका है, नीचे 2 होगा, तो एक्स प्लस एक्स 2x बाई 2x। ठीक है, आ गया। एफ वाई हम लेकर चले थे और एक्स आ गया, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है a माइनस एक्स रेज टू n होल की पावर 1 बाय n। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमें प्रूव करना है एफ वाई की वैल्यू x होगा और फिर f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू x होगा। यह क्वेश्चन तो बेकार ही दिया गया क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स वाई के इक्वल्स है, तो एफ एक्स को हम वाई यहाँ लिख देंगे, तो एफ वाई इक्वल्स टू एक्स, चूँकि यह हम शुरू में ही प्रूव कर चुके हैं तो यह क्वेश्चन देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यह प्रूव करना है। ठीक है, पहला तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स a माइनस एक्स रेज टू n होल की पावर 1 बाय n। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एफ वाई पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनाएंगे। सबसे पहले हम x के प्लेस पे y रखेंगे, a माइनस वाई की पावर n होल रेज टू 1 बाय n। ठीक है, अब यहाँ पर y का वैल्यू खुद यही है, क्योंकि एफ एक्स को अगर हम बीच से हटा देंगे तो y इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर y के प्लेस पे रखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्रैकेट से, फिर a, फिर माइनस, फिर y का वैल्यू अभी रखेंगे, तब पावर डालेंगे n, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर पावर 1 बाय n डालेंगे। तो पहले y का वैल्यू रखते हैं ये a माइनस एक्स की पावर n ब्रैकेट बंद की पावर 1 बाय n। ठीक है, तो यह हमने सिर्फ अभी y का वैल्यू रखा है। आप देख सकते हैं y का वैल्यू यह है, y का वैल्यू रखा है। फिर इस कंडीशन में अभी यहाँ पर हमने ब्रैकेट लिखा था, a लिखा था, फिर माइनस लिखा था, फिर हमने सिर्फ y का वैल्यू को लिखा है। अभी इस y का पावर n है, तो कर्ली ब्रैकेट में हम इस y का वैल्यू जो हमने यहाँ पर अभी लिखा है इसका पावर n है, फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर यहाँ पर होल पे पावर 1 बाय n लिखेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। ठीक है, अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप इसे वीडियो को पीछे कर लें, स्किप करके फिर से सुने, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान से। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे यह कर्ली ब्रैकेट है, होल पे पावर n है, और इसके अंदर यह स्मॉल ब्रैकेट होल पे पावर 1 बाय n है, तो यह n कैंसिल हो जाएगा। अब हम यह बिग ब्रैकेट को भी लिखेंगे, यहाँ पर a है माइनस, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब यह कैंसिल ही हो गया है, और यहाँ पर a माइनस एक्स पे पावर n। चलिए कर्ली ब्रैकेट को हटाते हैं, a माइनस एक्स रेज टू n, ठीक है, होल की पावर 1 बाय n। अब a माइनस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, a माइनस माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, x की पावर n होल की पावर n कैंसिल हो गया x।
देख सकते हैं एफ वाई निकालने चले थे हम और एक्स आ गया। ठीक है, प्रूव। ठीक है, दूसरा बहुत इजी है, दूसरा कुछ करना नहीं है, दूसरा कुछ नहीं करना है। दूसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, दूसरा एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स को हटा के क्या लिख सकते हैं, वाई। और एफ वाई अभी निकाले हैं, एक्स आया है इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन देना यहाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लेकिन चूँकि अब यहाँ पर आपको दिया गया है तो आपको हो सकता है कि लगेगा कि यह क्या यहाँ पर फाइंड करने दिया गया है, क्या प्रूव करने दिया गया है, बट कुछ नहीं है, यह साइकोलॉजी है, बट एक साइकोलॉजी का खेल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस में डोमेन और रेंज निकालने का काम करेंगे। डोमेन और रेंज निकालने का क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, बट डोमेन और रेंज इसके इतने वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं कि हम इसे कितना भी बनाएंगे लेकिन वह ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कुछ डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को फिर से लेके आए हैं। तो यहाँ पर सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं और इसके हमें डोमेन और रेंज निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ एक्स का एक्सप्रेशन ए बाई बी के फॉर्म में है। तो ए बाई बी के फॉर्म में कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड तभी होगा जब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का मॉड 0 तभी होता है जब उसके अंदर का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर x माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए। तो x, ठीक है, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब देयरफॉर x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो जो भी वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वो सारे वैल्यूज़ का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं x का वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं, तो देयरफॉर डोमेन रियल नंबर -1। ठीक है, रियल नंबर में सिर्फ एक नंबर 1 को बाहर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अब रेंज निकालना है। ठीक है, तो रेंज निकालना है तो हम देख सकते हैं नाउ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 होगा जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, डेट इज x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, नहीं तो माइनस x माइनस 1 होगा जब x माइनस 1 लेस देन 0, डेट इज x की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जानते हैं डोमेन में 1 नहीं ले सकते हैं, तो 1 से बड़ा और 1 से छोटा सारा रियल नंबर्स का इमेजेस फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर व्हेन x ग्रेटर देन 1 एफ एक्स माइनस 1 बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो x माइनस 1 को तो कुछ नहीं करेंगे, बट मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को हम x माइनस 1 लिखेंगे और यह 1 होगा। फिर व्हेन x लेस देन 1, तो एफ एक्स मॉडुलस ऑफ x, ऊपर में x माइनस 1 और नीचे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 और इस बार x की वैल्यू जब 1 से लेस होगी तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को हम माइनस x माइनस 1 लिख सकते हैं और यह देख सकते हैं -1 होगा। तो जितना भी रियल नंबर 1 से ग्रेटर होगा वो उन सारे का इमेज 1 होगा, और जितना भी रियल नंबर 1 से लेस होगा उन सारे का इमेज -1 होगा। तो रेंज -1 1। ठीक है, इस तरह से इसका डोमेन और रेंज यहाँ पर यह होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, तो जानते हैं यह भी a बाई बी के फॉर्म में एफ एक्स का एक्सप्रेशन है, और a बाई बी के फॉर्म में अगर एफ एक्स का एक्सप्रेशन होता है तो उसे डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, ठीक है, ये सब मैं लिखता हूँ तो आपको भी लिखना है। ठीक है, बट अगर कंपटीशन के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये सब लिखने का कोई मायने नहीं होता है। आप सीधा यहाँ पर वो वैल्यू निकालना है जो यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, उसके बाद रियल नंबर में उसे माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ पर जो भी x के पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे वो सारे रियल नंबर, इसमें से सिर्फ 1 हमें नहीं लेने हैं। यार इस तरह से इसका डोमेन आ गया है, ठीक है। अब इसका रेंज निकालते हैं। तो हम जानते हैं डोमेन में 1 नहीं लेना है, तो हम यहाँ पर नाउ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, इस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, और जिसे हम एक्स माइनस 1 से कैंसिल करवा देंगे। तो अल्टीमेटली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेन में हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं बट 1 को नहीं ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर डोमेन में 1 होता, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, तो डोमेन में अगर 1 होता और एफ एक्स को हम यह छोड़कर अगर ये लिखते हैं नो f1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो डोमेन में अगर 1 होता और एफ एक्स का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड करके अगर x प्लस 1 आता, तो जानते हैं f1 का वैल्यू 2 मिलता, बट डोमेन में तो 1 है नहीं, तो यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू r माइनस 2, ठीक है। रेंज में सिर्फ सारे रियल नंबर होंगे सिर्फ 2 को छोड़कर, ओके। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, तो इसे डिफाइन होने के लिए रूट के अंडर का पूरा का एक्सप्रेशन का वैल्यूज लेस देन 0 नहीं होने चाहिए। तो फॉर एफ एक्स टू बी रियल, x माइनस 1 जिस नंबर का हम रूट निकाल रहे हैं वह नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 1, देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो सारे x जिसे हम यहाँ पर रख सकते हैं उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने है। तो यहाँ पर डोमेन 1 इंक्लूडेड है, तो 1 से अप टू इन्फिनिटी के पहले तक डोमेन होगा, ठीक है। अब रेंज निकालने के लिए जानते हैं हम यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो वह तो होगा या तो 0 या पॉजिटिव ही। तो एज यहाँ पर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो देयरफॉर अंडर रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, चूँकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, और अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा। तो अंडर रूट x माइनस 1 मीन्स y का वैल्यू, ठीक है। तो रेंज 0 से इन्फिनिटी के बीच होगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, इस बार चेंज होकर हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर एफ एक्स को रियल होने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 के ग्रेटर या 0 से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी ओर भेजते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसे सीधा करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमने आपको इस तरह के इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया है सेट्स के चैप्टर में, कि इस तरह का जब सिचुएशन आता है तो एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल्स टू a होता है, तो इस केस में जो यहाँ पर नंबर होता है उस पर रूट लगाते हैं माइनस, इससे x का वैल्यू बड़ा होगा, फिर से 1 पे रूट लगाते हैं, इस पर प्लस, तो x का वैल्यू यह जो नंबर है अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, एक बार इसका माइनस वैल्यू लेंगे रूट लगाकर, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और बीच में x को रखेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1, मतलब माइनस अंडर रूट 1 से या तो ग्रेटर या इक्वल होगी या लेस या इक्वल होगी अंडर रूट प्लस 1 के, ठीक है। तो देयरफॉर माइनस 1 से x का वैल्यू 1 के बीच होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू हम यहाँ पर x का रख सकते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, वो -1 से +1 के बीच, और -1 और +1 इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर डोमेन हमारा डोमेन -1 से +1, और यह क्लोज्ड इंटरवल है। अब क्लोज्ड इंटरवल जानते हैं,
अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे सेट्स के लेक्चर को देखें, उसमें हमने सारे तरह के इंटरवल्स को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब डोमेन तो हमारा मिल चुका है, अब हमें रेंज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स इमेजेस के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मालूम करने हैं। तो सिंस y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करने दोनों साइड हमने स्क्वायर किया है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट रिमूव हो गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं और यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अब चूंकि x यहाँ पर रियल है, ठीक है, x क्या है, रियल है, तो x रियल होने के लिए हमें मालूम है सिंस x बिलोंग्स टू R। ठीक है, -1 से +1 के बीच है, बट है तो रियल नंबर, तो x रियल है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, x को रियल होने के लिए जो यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर है रूट के इनसाइड है, तो रूट के इनसाइड नेगेटिव नंबर हम नहीं रख सकते हैं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो इसे हम सीधा कर देंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, फिर से माइनस अंडर रूट 1 से y की वैल्यू एन प्लस 1, मतलब -1 से y की वैल्यू अंडर रूट +1। ठीक है, बट यहाँ पर y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू -1 से +1 के बीच यह हमें यहाँ से मिला है, बट इनिशियली हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसका आंसर कुछ भी हम पुट करेंगे तो वह तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। ठीक है, बट y इसे फर्स्ट मान लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू यहाँ पर जो हम x पुट करेंगे वो है या तो 0 या ग्रेटर देन 0 होगा, और इससे हमें y का वैल्यू नेगेटिव भी आ रहा है, तो अगर इन दोनों में से जो कॉमन आंसर होगा वही यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम नंबर लाइन फॉर्म करें तो -1 से 1, ठीक है, यहाँ तक नंबर होगा, और इसका आंसर है 0 से ग्रेटर, मतलब इसे बोल्ड कर देते हैं, ये तो आगे ही चलता जाएगा, तो हमें जो दोनों तरह का सेटिंग दिखेगा वह 0 से 1 तक। तो फ्रॉम 1 and 2 y बिलोंग्स टू 0 से 1, तो रेंज 0 से 1 क्लोज इंटरवल इसका आंसर होगा। रेंज 0 से 1 के बीच इंक्लूडेड 0 and 1 इसके आंसर्स होंगे। ओके, इस क्वेश्चन में y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर जानते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो यह 0 तो कभी होगा नहीं, तो एज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू f, यहाँ पर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी 0 नहीं आएगा, ये कभी 0 आएगा ही नहीं है, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज रियल। ठीक है, मतलब एवरी x के लिए y इक्वल्स टू एफ एक्स जो इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा रियल होगा। तो डोमेन यहाँ पर r मतलब -∞ से +∞, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट आया है। अब इसके रेंज को निकालते हैं, तो रेंज को निकालने के लिए हम यहाँ पर x का वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे पहले, तो सिंस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो y इंटू 1 y एंड y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको हम उधर भेज देते हैं, नहीं इसी को इधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यह इधर लाते हैं, y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि x यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। ठीक है, तो x
जो कि रियल नंबर है, और इसका वैल्यू यहाँ पे √y/1 दिया गया है। तो x को डिफाइन होने के लिए इस रूट के अंडर का एक्सप्रेशन का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो फॉर x टू बी रियल y/1 - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका वैल्यू या तो 0 या ग्रेटर देन 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो केसेस होंगे। एक केस हम लेंगे जब ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा, नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ऊपर वाले को हम 0 के इक्वल्स ले सकते हैं, बट नीचे वाला ग्रेटर देन 0 होगा। तो देयरफॉर y ग्रेटर देन 0 एंड इस y को उधर भेजेंगे तो 1 ग्रेटर देन y। तो इसे अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 से y की वैल्यू ग्रेटर है, बट y की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमें 0 से 1 के बीच इंक्लूडेड 0, यह आंसर आया है। अब एक दूसरा केस होगा व्हेन y लेस देन 0 एंड 1 - y लेस देन 0। ऊपर भी निगेटिव लेंगे और निगेटिव नीचे भी लेंगे, तो निगेटिव बाय निगेटिव अगेन पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर y लेस देन 0 एंड इसे उधर भेजेंगे तो 1 लेस देन y। ठीक है, तो यहाँ पर y लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 1। यहाँ पर कोई भी नंबर इस तरह का नहीं है जो 0 से लेस हो एंड उसी समय ग्रेटर देन 1 हो। तो इस केस में हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर फ्रॉम 1 and 2, इसे हम यहाँ लिखने जा रहे हैं फ्रॉम 1 and 2। हमारा जो y का वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, 0 इज लेस देन y इज लेस देन 1, तो रेंज 0 से 1 के बीच ले करेगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ डोमेन की वैल्यू फाइंड करनी है। fx इक्वल्स टू दिया गया है, fx इक्वल्स टू 1/√mod(x - x)। तो यहाँ पर a/b के फॉर्म में fx का एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए यहाँ पर नीचे का वैल्यू तो 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट भी लगा हुआ है, तो 0 भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर यह नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर fx बी डिफाइंड, fx को डिफाइंड होने के लिए मॉडुलस ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंस यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x अगर हम इसे उधर भेज दें 0 + x मीन्स मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन x। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन x, हमें x का वो वैल्यूज ढूंढना है जहाँ पर x का मॉडुलस x के वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम जानते हैं व्हेन mod ऑफ x इक्वल्स टू x जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x हो जाएगी जब x ग्रेटर देन 0, और इस केस में देन मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब मॉड ऑफ x इक्वल्स टू माइनस x जब x लेस देन 0। ठीक है, तो इस केस में मॉडुलस ऑफ x जो कि पॉजिटिव जो कि माइनस x है ग्रेटर देन x होगा। इस केस में मॉडुलस ऑफ x जो माइनस x जो देखने में नेगेटिव लग रहा है बट यह पॉजिटिव है और यह x से इस बार क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन x इंप्लाइज x लेस देन 0। मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन x तभी होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रूफ है। तो देयरफॉर डोमेन माइनस इन्फिनिटी 0, मतलब सारा नेगेटिव रियल नंबर इसके डोमेन होंगे। ठीक है, इसमें हम कोई भी नंबर पॉजिटिव पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर हम 2 पुट करेंगे 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 तो लेना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से हमें डोमेन निकालना है। ठीक है, फाइंड
डोमेन। तो यहाँ पर फिर से इसे डिफाइंड होने के लिए, एफ को डिफाइंड होने के लिए ये नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो ये तो जीरो भी नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, चूँकि अगर हम यह जीरो मान लेंगे तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो हो जाएगा, और निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट इमेजिनरी होते हैं। तो हमें यहाँ पर जीरो को भी छोड़ना होगा और निगेटिव को भी छोड़ना होगा, तो बच जाते हैं हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, यह एक ऑप्शन। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे हम x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो दो केस होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो व्हेन x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो मीन्स x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 2। तो इन दोनों में अगर हम ग्रेटर देन 3 लेंगे तो इसका भी काम चल जाएगा, देयरफॉर x ग्रेटर देन 3। अब दूसरा केस जब दोनों निगेटिव होंगे, केस 2 व्हेन x माइनस 3 लेस देन जीरो एंड x माइनस 2 भी लेस देन जीरो, तो देयरफॉर x लेस देन 3 एंड x लेस देन 2। अब इन दोनों में अगर हम x लेस देन 3 और x लेस देन 2, तो जो नंबर 2 से लेस होगा 3 से ऑलरेडी लेस होगा, तो यह लेने से हमें दोनों का काम चल जाएगा, तो x लेस देन 2। तब इन दोनों का यूनियन हमारा, इन दोनों ही सॉल्यूशन का यूनियन हमारा आंसर होगा। तो डोमेन ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 2 मीन्स यूनियन। ठीक है, यह लेस देन 3 और यह ग्रेटर देन 3, इन दोनों के इंटरवल के यूनियंस यहाँ पर डोमेन के वैल्यूज़ होगा। ठीक है, इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और साथ ही साथ हमारा फंक्शंस का टॉपिक भी आज यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जितने भी फंक्शंस के लेक्चर्स आपको बताए हैं, आपने इसे अच्छे से देखा होगा, और आपको सारे ही लेक्चर्स के अंदर जितने भी फैक्ट्स मैं बताया हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको हमारे सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप इन सारे लेक्चर्स को लाइक करें और लोगों के बीच शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखें, ताकि जो भी नए लेक्चर्स इस चैनल पर आएंगे आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।